बच्चों, तो टुडे वी विल सी समथिंग कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, तो उसके कुछ ऑब्जर्वेशन हमको लिखने हैं कि एक्सपेरिमेंट में को क्या पता चला। तो बच्चा, पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। याद है कि नहीं? ये हो गया आपका पहला ऑब्जर्वेशन। इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं, ठीक है? समझो यहाँ पर तुम्हारा फोटो करंट है वाई एक्सिस पर, यहाँ पे तेरा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? दिख रहा है आपको? हाँ। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वहाँ से ही फोटो इमिशन होगा। उस फ्रीक्वेंसी के बाद ही, उसके पहले कितना भी दम लगा लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो लगेगी, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो मतलब फोटो करंट was observed only after बोलो बच्चा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लिख लो, आपको बताया मैंने, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो, इंटेंसिटी कितनी भी होने दो, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने भी होने दो, लेकिन अगर उसका फ्रीक्वेंसी इज नॉट ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? मेरी लाइफ में कितने भी लोग आए, हजारों लोग आए, लेकिन उनसे मेरी कुछ फीलिंग्स ही नहीं है, ना ही मेरे को वो समझ पाते, मैं उनको समझ पाता, तो मतलब ही क्या है? लेकिन एक ही पर्सन जो मुझे समझ पाता है, अगर वो मेरी लाइफ में आए तो फिर बात ही क्या है? बात ही नहीं रह रही है। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये लिख लो बच्चा। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था? आपको बताया ना मैंने, ये सरफेस है, समझो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो इंसिडेंट रेडिएशन आएगा, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो दिस इलेक्ट्रॉन विल बी इमीडिएटली कम आउटसाइड। आपको पता है, अब वो इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर आने के लिए वर्क फंक्शन लगेगा, फिर जो भी एनर्जी बाकी बचेगी दैट इज फॉर यूज फॉर काइनेटिक एनर्जी, है ना? याद है कि नहीं वो सब? तो मतलब सरफेस से बाहर निकलने के लिए, सरफेस पे आने के लिए वर्क फंक्शन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिर उसको भागने का है तो काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी को दो तरीके से यूज करेगा, बट वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है, जैसे ही फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इट्स अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, देयर इज नो टाइम लैग। जैसे ही फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देयर इज नो टाइम लैग। फालतू का टाइम पास नहीं होता है। 10⁻⁻⁹ सेकेंड के अंदर अंदर, वो चीज़ आप नोट करना, ठीक है? इतने कम सेकंड के अंदर अंदर वो चालू हो जाता है। और जैसे ही फोटोन आना बंद होगा, इलेक्ट्रॉन जाना बंद होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जा रहा है फोटोन की वजह से, दूसरी बात। और एक और बात ये, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, फास्ट होता है एकदम। और इससे मालूम पड़ता है पार्टिकल नेचर है। अब वेव धीरे 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 आएगा, और वेव आएगा तो सबको निकाल के जाएगा, लेकिन पार्टिकल में ऐसे नहीं होता है। एक पार्टिकल आया, दूसरा पार्टिकल गया। सिंपल है बच्चा लोग, पक्का सिंपल है, लिख लो इसको। देयर इज नो टाइम लैग, इट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। बच्चा, थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए ना थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? अब थोड़ा कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट ये है, समझो एक प्लेट है, ठीक है? इस प्लेट में मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डाल देता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। बच्चा एक बात बताओ, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड पे, तो इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब कुछ वर्क हो रहा है ना, कुछ काम हो रहा है। देयर इज सम वर्क डन, एंड देयर इज सम पोटेंशियल बिटवीन दिस, डिफरेंस बिटवीन दिस। अब वो इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहा है? बिकॉज इट इज हैविंग सम एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। एंड दैट इज नथिंग बट, ऑल दिस काइनेटिक एनर्जी इज हेल्पिंग द इलेक्ट्रॉन टू डू सम वर्क। अरे ये मूव कर रहा है, इसके लिए तो काम हो पा रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी है। इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी ना, वी, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, जिसके वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, उसकी वजह से ये काम कर पा रहा है, वर्क कर पा रहा है। और 9th 10th में पढ़ा है वर्क का फॉर्मूला, क्या पढ़ा है आपने? V = W/Q,
पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क अपॉन क्यू, तो W विल बी इक्वल टू V इंटू क्यू. क्यू इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू E, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इंटू V. अब काइनेटिक एनर्जी और वर्क क्यू इक्वल है, क्यू सेम लिखा है मैंने यहाँ पर थियोरेटिकली, बिकॉज ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी वर्क इज डन एंड इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर से उधर. तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैंने ये लिख दिया तो मेरे को एक बात बताओ सिंपल सी, अब तक इक्वेशन कैसे लिखते थे अपन, आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन अपन कैसे लिखे थे अब तक? काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन. अब काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या मिल गया हमको, E इंटू वी इज इक्वल टू E माइनस वर्क फंक्शन. बराबर के नहीं? तो पहले तो इसको नोट करो, E इंटू वी इज द पोटेंशियल. अब बच्चा ये कौन सा पोटेंशियल है, याद करो पहले वाले वीडियो में मैंने क्या बताया है, जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें मैंने क्या बताया आपको. ये जो पोटेंशियल है बेटा, इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, ऐसा पोटेंशियल, याद करो पहला वाला वीडियो देखो अच्छे से, नोट्स देखो. पोटेंशियल जिसके वजह से फोटो करंट जीरो हो जाता है. याद है कि नहीं? तो इसको मैं तो पहले तो इसको ऐसे लिख लो, इस तरीके से ये इक्वेशन बना दो इसकी, ये इस तरह से लिख लो. फिर बेटा ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये और ये वाला पार्ट, ये आपको आगे हेल्प करेगा. तो ये इक्वेशन को लिख लो. ये कैसे आया मेरे को, E इंटू, ये फॉर्मूला था बेटा, एंड वर्क डन वाज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. बिकॉज वाई, वो मूव कर रहा है, इसके लिए तो इट इज मूविंग, इट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर इट इज एबल टू डू वर्क. सो बेटा ये जो है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू VE. This V can be written as kinetic energy upon E. This is nothing but stopping potential. मैंने पहला वीडियो में बताया था ना, उसका फॉर्मूला है ये, stopping potential. Here the kinetic energy is maximum. There is no loss, we assume. So ये वैल्यू है. ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, आगे आपको काम आएगा, ये डेफिनेटली काम आएगा. ठीक है, अब एक बात बताओ, चलो इसको एक्सपांड करो. मैंने इसको बोला ना स्टॉपिंग पोटेंशियल है अभी, इसको एक्सपांड करो. तो E V नॉट इज इक्वल टू H न्यू माइनस वर्क फंक्शन. फ्रॉम दिस E कैन बी रिटन एज H न्यू ना. फ्रॉम दिस कैन वी से स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी. अरे फ्रॉम दिस कैन वी से, ये मैं मिटा देता हूं. फ्रॉम दिस कैन वी से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, E V नॉट इज इक्वल टू H न्यू माइनस वर्क फंक्शन. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, E V नॉट इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन. सो कैन आई से वन थिंग ओवर हियर, कैन आई से वन थिंग अपॉन हियर, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको लिख लो बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. Stopping potential depends on frequency and wavelength of incident radiation. अब ऐसा क्यों? अब देखो बेटा, मैंने आपको मैथमेटिकली बता दिया, यू जस्ट डोंट बिलीव मी. अब खुद भी लॉजिकली सोचो, थोड़ा लॉजिक लगाओ. स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या? पोटेंशियल जो रिक्वायर्ड है, मिनिमम पोटेंशियल जो रिक्वायर्ड है, ओके, सो दैट फोटो करंट बिकम जीरो. वो किस पे डिपेंड करेगा? अब कोई इंसिडेंट रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो उसको रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल चाहिएगा ना. आप समझ रहे हो? कोई इंसिडेंट रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ बहुत कम है, तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा करना पड़ेगा रोकने के लिए. आप समझ रहे हो? जैसे कोई आदमी मेरे को मारने के लिए आया, बहुत ताकतवर है, तो मेरे को ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, ज्यादा मेरे को रिटार्डिंग, तुम्हारी बुक में ये वर्ड यूज है रिटार्डिंग पोटेंशियल. समझ रहे हो बेटा? जितना फ्रीक्वेंसी, जितना कम वेवलेंथ, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल. आप समझ रहे हो ना? स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब समझो पहले, देन एवरीथिंग विल बी क्लियर. मतलब नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझेगा. आपको मैंने बताया था लास्ट वाले वीडियो में, आपको याद है कि नहीं? कैथोड, एनोड, कलेक्टर, एमिटर, एमिटर, कलेक्टर. अब कलेक्टर को हम क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव चार्ज का होता है वो प्लेट, फिर नेगेटिव चार्ज का होता है. देखो यहाँ पर
एमिटर, कलेक्टर। इलेक्ट्रॉन पहले जाता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का होता है, फिर नेगेटिव चार्ज का होता है, धीरे धीरे कम होता है। तो कैसा पोटेंशियल आ जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, फोटो करंट जीरो बन जाएगा, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। और वो किस पे डिपेंड करेगा कि भाई कितना जोर से फोटोन आया, कितना जोर से उसने एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को, तो वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। कितने फोटोन आ रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितनी एनर्जी के साथ आ रहे उससे फर्क पड़ता है। नोट करो बेटा इसको, वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो। जय महाकाल, नोट करो इसको। बेटा मैंने यहां पर 2 ग्राफ ड्रॉ किए हैं, इससे हम 2-3 ऑब्जर्वेशन समझ जाएंगे आराम से। ऑब्जर्वेशन नंबर 4, ऑब्जर्वेशन नंबर 8, ऑब्जर्वेशन नंबर 5, इसे हम समझ जाएंगे। देखो यहां पर मैंने पोटेंशियल दिया है, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तुम्हारा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आएगा और नेगेटिव एक्स एक्सिस में रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो आप समझ जाओगे पोटेंशियल, राइट? नेगेटिव में है तो रिटार्डिंग पोटेंशियल, नेगेटिव साइन वाला। और यहाँ पर फोटो करंट है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे फोटो करंट है। क्या है? फोटो करंट। ठीक है, अब देखो सिंपल चीज है एकदम, एक सिंपल चीज बताता हूँ एकदम। पहले वाले ये वाले ग्राफ में मैंने क्या किया है ना, मैंने कुछ कुछ चीजें कांस्टेंट रखी है। क्या कांस्टेंट रखा है? फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी को मैंने कांस्टेंट रखा है। फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी को मैंने क्या रखा है बेटा? कांस्टेंट। अब लास्ट पार्ट, लास्ट मतलब 1 मिनट पहले मैंने क्या बताया था? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। तो अगर फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कांस्टेंट रखा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट होगा। अब समझ रहे हो? अगर फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को बदल नहीं रहा हूं मैं, सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा हूं, तो जो मेरा कलेक्टर प्लेट है वो सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल देगा। अब समझ रहे हो? फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो पहले आप ग्राफ को इतना डिटेल में मत समझो, पहले एक चीज समझ जाओ। इस ग्राफ में मैंने फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है। मैं फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी को, जो मैं एनर्जी दे रहा हूं उसको बदल नहीं रहा हूं। ठीक है, ये प्लेट है इधर, मैं फ्रीक्वेंसी को, इंसिडेंट रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी उसको बदल नहीं रहा हूं, इंटेंसिटी को भी बदल नहीं रहा हूं, वो जितने फोटॉन से उतने ही रख रहा हूं मैं। तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट ही होगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है तो रोक तो वो सेम, लोग सेम है, एनर्जी सेम है, तो मेरे को उतना ही रोक लगाना पड़ेगा। अब लोग बढ़ेंगे तो मेरे को भाई थोड़ा ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा ताकत तो लोग आएंगे तो मेरे को ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन लोग वो है तो रोकना भी मेरे को सेम पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। आई होप आपको ये चीज समझी। ये लिख लो पहले, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी कांस्टेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट। नोट करो बेटा, नोट करो। फोर्थ पॉइंट, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी कांस्टेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट। उसके बाद क्या दिख रहा है अपने को इधर? ये करंट है। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो करंट बढ़ेगा। ये इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो करंट बढ़ेगा। ये आई है समझो, I1 ले लेते हैं, ये I2 है, या I3 है। इसका मतलब क्या? इंटेंसिटी बढ़ाओगे मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा ना। जितना फोटोन आ रहा है उतना करंट जाएगा। तो इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा तो फोटो करंट बढ़ेगा, लेकिन एक वैल्यू तक। लास्ट वीडियो देखो बेटा अच्छे से, उसका सैचुरेट हो जाएगा ना वो, तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। क्यों सेम है? बिकॉज हमने फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है। ये ग्राफ इतना सा है, सिंपल, जो मैंने बताया ऑन वर्ड्स में लिखो। अब इस ग्राफ में क्या किया मैंने? फ्रीक्वेंसी को बदल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज कर रहा हूं, एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। सो अब चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल चेंज। आई होप आपको समझा। लेकिन एक लेवल तक, एक लिमिट तक, उसके बाद करंट तो बढ़ेगा नहीं ना। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं किसी सरफेस पे, तो फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन एक लेवल तक जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा मतलब करंट जाएगा। कब तक? उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। उसके आगे करंट बढ़ेगा ही नहीं। तो फ्रीक्वेंसी वॉज, आप लिखो बेटा, नोट डाउन करो ये ग्राफ में, फ्रीक्वेंसी वॉज चेंजिंग, ठीक है, बट what is the thing which is remaining constant? Saturation current is remaining constant, and different stopping potential is observed. Why it is observed? Because frequency बदल रहे हो आप।
लेकिन एक लिमिट तक ना। अब ऐसा मत सोचो इसका करंट अलग, इसका करंट अलग, इसका करंट अलग। अरे भाई सरफेस है, मेटल सरफेस है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होंगे ना, तो आप कितना भी कुछ भी करो फिर करंट नहीं बढ़ेगा। आई होप आपको समझा। फिर जो फिफ्थ पॉइंट है ना बेटा, उसमें उन्होंने क्या बताया है, अगर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा और इंटेंसिटी को बढ़ाया आपने, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाया, तो करंट भी बढ़ेगा। इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी द नंबर ऑफ फोटॉन्स इज ऑल्सो इंक्रीज। एक और चीज याद रखना बेटा, एक और ग्राफ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नोट डाउन कर लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना वो नहीं है कि आपको एकदम कंफ्यूज हो, एकदम सिंपल है। यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट? बिकॉज फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी कांस्टेंट है। कब तक? सैचुरेशन करंट तक। यहाँ पर अलग अलग है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदल रहे हो, फ्रीक्वेंसी बदलोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे। और क्यों ऐसा? कितना एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसी पे तो डिपेंड करेगा कि कितना रोकना है मुझे। सिंपल कंसेप्ट एकदम, बिल्कुल ओवरथिंक मत करो इस सब में। कंसेप्चुअल है, चीजें इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? ओवरथिंक मत करो, ओवरथिंक करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ कुछ चीजों में ओवरथिंक नहीं करना चाहिए अपने को, ठीक है? तो बेटा ये क्लियर है। एक और ग्राफ ध्यान रखना बेटा, आपको ऑब्जर्वेशन में मिलेगा। लेट्स से इधर इंटेंसिटी लेता हूं मैं इंसिडेंट रेडिएशन की, और यहां पर मेरा फोटो करंट है, ठीक है? इट इज लीनियर ग्राफ। जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा। एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस, फुल फॉर्म लिख देता हूं, एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस फोटो करंट इंक्रीजेस। क्यों? नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो करंट बढ़ेगा ना। आई होप आपको समझा, ठीक है? ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है आपका। हमने फोर्थ किया, फिफ्थ किया, एट्थ किया, सेवेंथ एट्थ इज बेस्ड ऑन टॉपिक पोटेंशियल ओनली। तो जो मैंने इक्वेशंस लिखा है उस पर बेस्ड है, ठीक है? इतना 8 चीजें कर लो, आप समझ जाओगे चीजों को। क्लियर है बेटा? पक्का? आई होप इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए नए पार्ट्स लेकर आएंगे, नई नई चीजें लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।